दोस्तों नमस्कार। ज़्यादा बात न करते हुए आप सबकी समस्याएं जितनी भी हैं हमने ले ली थी। सारे प्रश्न हमको समझ में आ गए कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के फॉर्म भरते वक्त। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा वैकेंसी विवरण के बारे में जानकारी दे दें, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है, काफ़ी लोग परेशान हैं इससे। तो परेशान मत होइए, अभी 200 के लगभग सीट हैं और ये बढ़ करके 700-800 तो आराम से हो जाएंगी। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बात तो हमने बताया था कि आपको ईडब्ल्यूएस और तमाम जो निर्णय आए कोर्ट के डिसीजंस दिव्यांगों के संदर्भ में और अन्य, उसको लेकर के और एक शासनादेश आया था कि अब विभाग ही डिसाइड करके भेजेंगे अध्याचन को। तो ये कार्मिक से जो आया था विभागों को वापस गया और विभागों से कहा गया कि आप ये तय करके भेजें कि कितना कौन सा आरक्षण है, अपने यहाँ देख करके, जिससे गड़बड़ ना हो आगे जा करके, कोर्ट में जब बातें ना जाएं। तो विभागों से आ नहीं पाया, लॉकडाउन वगैरह हो गया और जितना आया है वैकेंसी उतने पे ही ये नोटिफिकेशन निकल गया है। जो भी कारण रहा हो, अभी वैसे तो इतनी जल्दी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लॉकडाउन तक इंतज़ार किया जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं है, आ गया है। तो अब निश्चित रूप से लॉकडाउन बढ़ेगा तो आपको और सहूलियतें दी जाएंगी और आपको फॉर्म भरने का अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं फंसे हुए हैं, फॉर्म नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये समय आपको ज़रूर मिलेगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। दूसरी बात है कि वैकेंसी काफ़ी लोगों ने जो प्रश्न पूछा सबसे ज़्यादा कि सीडीपीओ की 200 में 140 या कोई बता रहा था 160 पद हैं। तो देखिए, आप बताने को 200 बता दो, 200 की 200 जो है सीडीपीओ की है, इससे कोई मतलब नहीं, ये कोरी बकवास है। इस समय सीडीपीओ के पद तो जुड़ने हैं, लेकिन सेवा नियमावलियों में जो बदलाव हुए हैं वो अभी तक संस्तुत होकर के अध्याचन नहीं आ पाया है आयोग तक। तो सीडीपीओ के पद अभी एक भी नहीं है, 0 पद हैं अभी। जो पद हैं हमने आपको डिटेल उसकी बता रखी है। फेसबुक ग्रुप का लिंक मैंने दिया है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। वहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता रहता है हमारा आपसे, तो वहाँ जाकर आप पद के डिटेल दे सकते हैं। एसडीएम की जिसके लिए की तैयारी होती है पीसीएस की, 61 पद हैं। तो ये पर्याप्त पद हैं, बढ़ करके लगभग 100 के करीब हो जाएंगे, ऐसा सबका कहना है। तो अभी 61 पद हैं, तो 61 पद भी अच्छे पद हैं। ठीक है, आपको एक पद चाहिए तो तैयारी ही पीसीएस की एसडीएम के पद के लिए होती है। बाकी डिप्टी एसपी का पद तो है नहीं, न 2019 में था न तो 2020 में है अभी तक। अगर बाद में 1-2 जुड़ जाता है तो बात अलग है, लेकिन अभी चूँकि पिछले समय में 2-3 बार से बहुत ज़्यादा डिप्टी एसपी के पद भर गए हैं, अभी वैकेंसी ही नहीं है, तो इसलिए डीवाईएसपी आना जो है मुश्किल है अभी। ठीक है, 2020 में भी, 2021 में भी मुश्किल ही दिख रहा है। हालांकि तब तक ऐसा संभव है कुछ लोग रिटायर हों तो सीटें खाली हो जाएं। ये दूसरा जो कारण है कम सीटें आने का, कम पोस्ट आने का, वो ये है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों की जो प्रमोशन होने थे उससे जो सीटें खाली रहनी थी, अध्याचन वही सीटें आती हैं हर साल, तो इस कारण से भी अध्याचन में सीटें अभी तक नहीं आ पाई हैं। तो 2 प्रमुख कारण रहे हैं। अभी सीटें बढ़ेंगी कौन कौन, तो मैं आपको बता दूं कि 110 पोस्ट बढ़ेगी नायब तहसीलदार की, लगभग 200 पद आ सकते हैं नायब तहसीलदार के। ठीक है, ये लगभग तय है। इसके अलावा 60 पद, 60 से 80 पद आपके रह सकते हैं वीडियो के। मतलब ये एकदम कन्फर्म है कि इतने पद रहेंगे ही रहेंगे। आपके 8 पद रहेंगे कार्य अधिकारी के। इसका अध्याचन शायद आ भी गया हो अब तक, क्योंकि कल या परसों तक चर्चा चल रही थी इसको भेजने की। तो 8 पद कार्य अधिकारी के अभी जुड़ेंगे, तो अभी ही ये पद बहुत जल्द ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये इनका अध्याचन तैयार है, सब कुछ डिटेल्स इनकी तैयार है। बाकी जो अन्य विभाग हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, अभी तक वहाँ से पद नहीं आ पाए हैं, आते ही ये जोड़ दिए जाएंगे। तो आपके रिजल्ट तक, जब भी आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा का डेट को लेकर भी काफ़ी लोगों में काफ़ी भ्रम है, तो 21 जून को तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ये कारण है कि पहले आपका 2019 मुख्य परीक्षा होगा। किसी भी हालत में आप ये समझ लो कि 21 जून के पहले, अर्थात प्रीलिम्स के पहले, किसी भी हालत में 2019 की मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है ना, और 2019 की मुख्य परीक्षा के पहले आपके 2018 का इंटरव्यू होगा। 2018 का परिणाम बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं कि इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा, इन पर अभी डिस्कशन हो रहा है कि रिजल्ट के बाद तुरंत हम इंटरव्यू साक्षात्कार शुरू कर दें, उस पर अभी निर्णय लिया जा रहा है। और ये चीज़ें तय होते ही और इंटरव्यू पैनल गठित होते ही जो है परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप वैकेंसी की चिंता मत करिए, वैकेंसी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी।
मेरे अनुसार आपका जो एग्ज़ाम होना चाहिए 21 जून का, हालांकि 3 मई पे सब डिपेंड करता है। 3 मई के बाद खंड शिक्षा अधिकारी RO 2016 और 2019 की मुख्य परीक्षा जो PCS की है प्राथमिकता में रहेंगी, ये पहले होंगी क्योंकि इनका पेपर भी तैयार है, सब कुछ रेडी है इनका, और भी काम इस पर जारी है। PCS प्रीलिम्स की बात करें तो जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम आपका लिया जा सकता है, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जुलाई या अगस्त में आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है। फिलहाल कोई और अपडेट होगी तो आपको फेसबुक ग्रुप में मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी नया चैनल जो बनाया वहाँ पे आपके नोटिफिकेशंस के वीडियो आते रहेंगे उसमें, ठीक है। और नए चैनल का, यूट्यूब चैनल का लिंक भी हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे विस्तृत कार्यक्रम चलने वाला है, बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ भी चलेगा। तो दोनों चैनलों पे आपको अच्छी पढ़ाई प्रीलिम्स की और मेंस की मिल जाएगी करने को। अब बात करेंगे फॉर्म भरते समय ध्यान रखने वाली बातें। तो इस बार तो और ज़्यादा ध्यान रखनी है। आपने देखा पिछले वर्षों में कई लोगों को डिबार कर दिया गया, कई लोगों के साथ कार्रवाई की गई कुछ गड़बड़ियां करने पर, और अब आयोग इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। कुछ चीज़ें आप एग्ज़ाम के लिए, अब एग्ज़ाम जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे आपको क्या नहीं करना है। अभी फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरते वक्त कुछ गड़बड़ियां आप मत करिएगा। पहली बात क्या, जिस पद के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं वो बिल्कुल मत भरिएगा। अभी आयोग बहुत कड़ा हो चुका है इस बात पे, और साफ साफ कह चुका है कि अगर आपने ऐसा किया है तो आपको डिबार कर देगा आयोग, ठीक है। तो आप अगर किसी पद के लिए योग्य नहीं, आप देख लीजिए उसके सामने योग्यता क्या दी हुई है, जैसे कि PCS के साथ RFO का भी फॉर्म है ये, तो PCS के लिए आप भर रहे हैं या RFO के लिए भर रहे हैं या दोनों के लिए, बोथ के लिए भर रहे हैं। तो यदि आपने सिंपल ग्रेजुएशन की है तो आप सिर्फ PCS के लिए योग्य हैं। लेकिन आपने ग्रेजुएशन अगर साइंस के साथ, साइंस के किसी सब्जेक्ट के साथ की है, विषय के साथ की है, तब आप RFO भर सकते हैं वन विभाग का, तब आप फॉर्म भर सकते हैं, तब आप बोथ भरेंगे। इस बात को ध्यान में रखिए। इसके अलावा जो स्पेशल पोस्ट हैं, जैसे लॉ की हो गई, उसमें लॉ का डिग्री मांगा है, LLB डिग्री मांगा है, ठीक है, वो आपके पास है तो यस करिए, नहीं तो नो करके आगे बढ़िए। इसके अलावा PG उसमें किसी चीज़ में मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है, और सब्जेक्ट दिया हुआ है कि समाज कार्य में या समाज शास्त्र में PG होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसको देखकर यदि आप फुलफिल करते हैं उसको तो बिल्कुल भरिए। एक प्रश्न यहाँ पे आता है कई लोगों का कि अगर 2 वर्ष, जैसे 3 वर्ष का होता है डिग्री, अगर 2 वर्ष तक कोई सब्जेक्ट रहा है तो क्या उसे माना जाएगा कि हमने उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है? तो बिल्कुल माना जाता है, ये मान्य है, जब तक कि उसमें लिखा ना हो साफ साफ कि 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्षीय ये कोर्स रहा हो आपका, या 3 वर्ष आपका ये सब्जेक्ट रहा हो आपके ग्रेजुएशन में। ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता, साफ साफ लिखा रहता है ग्रेजुएशन विथ सोशोलॉजी, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, भले ही आपने 2 वर्ष किया हो, तीसरे वर्ष छोड़ दिया हो। चौथी बात, आपका जो अगला प्रश्न आता है कि जो इस, जैसे मैंने आपको बताया स्पेशल पोस्ट है स्नातक परास्नातक, देख लीजिएगा उसके अनुसार भरिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्म में यदि कोई गलती आपकी होती है, देखिए फॉर्म में 2 तरह की गलती होती है, एक नॉर्मल होती है, एक मेजर होती है। नॉर्मल में क्या होता है, जैसे एड्रेस में आपका कुछ स्पेलिंग गलत हो गई, ये आपको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर मॉडिफाई होता है एक बार तो कर लीजिए, नहीं होता है तो इसको छोड़ दीजिए, वो बाद में सही हो जाएगा, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नेम में गलती हो जा रही है, फादर्स नेम में गलती हो जा रही है, अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं में गलती हो जा रही है, जन्मतिथि आदि में, तो फिर आप इसको अवश्य दोबारा फॉर्म भर दें। अगर मॉडिफाई कर दे रहे हैं, मॉडिफाई हो जा रहा है, ठीक है, नहीं तो दोबारा आप फॉर्म भर लें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होगी ही होगी इससे। अब रही बात नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी कर रहे हैं, उनको कितने वर्ष आयु में छूट मिलेगी? तो 5 वर्ष आयु में छूट मिलती है। लेकिन कई लोगों का प्रश्न है कि अगर वो OBC या SC वर्ग या किसी आरक्षित वर्ग में आते हैं तब उनको कितनी छूट मिलेगी? जैसे OBC वर्ग या SC वर्ग में आने से 5 वर्ष छूट मिलती है, और UP गवर्नमेंट में जैसे हैं वो तो 5 वर्ष इसमें छूट मिली, तो ये पूरी छूट मिलाकर 5-5 10 वर्ष हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अधिकतम जो आपको छूट मिलेगी आयु में ये 5 वर्ष ही मिलेगी, ठीक है ना। बाकी जो लिखित है जिसमें जितना मिलता है, जैसे दिव्यांगों में कुछ ज़्यादा है तो उनको उतनी ही आयु सीमा में छूट मिलेगी। अन्य के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष छूट है। जैसे अगला प्रश्न है कि महिलाओं का जो
निवास प्रमाण पत्र लगता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की निवासी थी, उनके फादर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनकी शादी कहीं अन्यत्र हो जा रही है तो वो यहाँ का लगा सकती हैं, ठीक है, वो यहाँ का निवास दिखा सकती हैं, अर्थात वो आरक्षण का लाभ ले सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों की एक दिक्कत है कि एनओसी के लिए, जैसे कि उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया नहीं किया है, क्या करना है उनको, तो अभी क्या करें, आप फॉर्म भरने के पहले या फॉर्म भरते वक्त इस फॉर्म को जब आप भरिए तो एक प्रिंट आउट लीजिए और एनओसी के लिए अपने डिपार्टमेंट जहाँ भी आप रहते हैं अप्लाई कर दें। अगर आप छुट्टी पे हैं तो मेल के द्वारा अप्लाई कर दें। इससे क्या होगा, आपका एनओसी के लिए एक दावा हो जाएगा, ठीक है। हालांकि एनओसी बाद में भी ली जा सकती है, बहुत लोग बहुत बाद में लेते हैं जब, लेकिन ये जो रूल है एनओसी लेने का वो यही है, ठीक है। ये उनकी उदार भावना है कि आपको दे दिया जाता है कि जब आप जॉब छोड़ते हो तो भी, मतलब कि जब आपको कहीं और जॉब लग जाती है और उस कंडीशन में भी आपको एनओसी दे दी जाती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए जो रूल है वो यही है कि एनओसी के लिए आपको अभी से अप्लाई कर देना है। आपको कब तक आपने जॉब की है, कब से जॉब की है, ये तो आपको डेट मालूम है जब आप अपॉइंटमेंट हुए, लेकिन कब तक, तो इसमें आपको एनए करना है। एनए का ऑप्शन अगर नहीं आए, चूँकि अभी हमने फॉर्म देखा नहीं है, तो आपको टिल डेट करना है, ठीक है, अभी तक। आपकी आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। तो 1 जुलाई 2020 से जिसमें भी आपकी आयु आपको गणना करनी है, इसी डेट से आपको करनी है, तब तक आप उसको क्रॉस नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, कोई भी शैक्षिक डिग्री जो आपकी है, जो शैक्षिक योग्यता है, वो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, अभी की जो लास्ट डेट है, या फिर अगर एक्सटेंड होता है तो वो लास्ट डेट, तो उस फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले आपका परिणाम आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ये मस्ट है यूपीपीसीएस में, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसको भी मत गलत करके चले आइएगा आप। अगर नहीं है योग्य तो 1 साल वेट कर लीजिए, ठीक है ना, परिणाम आने पर ही आप भर सकते हैं, नहीं तो बाद में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, दोनों तरीके से, मानसिक रूप से भी और हो सकता है आयोग भी आपको तंग करे।